नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो, क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और बताओ क्या चल रहा है, कैसी चल रही है पढ़ाई? कैसा रहा वीकेंड? क्या किया संडे को? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ऑल गुड, ऑल वेल, सब बढ़िया। हाँ, एकदम जोश में हो बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, परफेक्टली फाइन। अच्छा, गर्मी बहुत है? हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत है और रहने वाली है। तो सेफ रहो, कोशिश करो कि घर पर ही रहो। अगर बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, और अगर बाहर भी जाओ तो प्रॉपर तरीके से एकदम कवर वगैरह होके जाओ। अब रहने वाला है, यही सिचुएशन रहने वाला है, क्या करें। ठीक है, हम लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी टाइम चले जाता है ना। चलो आते हैं आज के सेशन पे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया होंगे। क्या क्या होंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं आज? काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव क्लास होगी आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। और फिर हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC। और आखिरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कहने का मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलना है। पर कुछ भी आज की क्लास में ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए बहुत कठिन होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं। मैं आपको नोट कराता हुआ चलूंगा, बताता हुआ चलूंगा, आपको बस उनको नोट करना है। ठीक है, शुरू करें? तैयार हो? अच्छा, बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। लिख पाए सारी चीजें जो पूछी जा रही थी? हाँ, तभी पता चलता है कि क्या फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अब देखो, इसके बारे में जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है, दैट इज आर्टिकल 76। ठीक है, आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की। और क्या कहता है? सबसे पहली बात आर्टिकल 76 के अंदर ये कही जाती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को। और दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि केवल एक ऐसा व्यक्ति ही अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बन सकता है जो क्वालिफाइड हो। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो पहली बात, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब। और दूसरी बात कि वो कौन से व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं? जो क्वालिफाइड हो टू बी दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो नोट कर लो फटाफट से। पहला पॉइंट, द अटॉर्नी जनरल, द अटॉर्नी जनरल is appointed by, is appointed by the president, the president, and only such person,
only such person who holds the required qualifications for being a Supreme Court judge can be appointed to this post ठीक है, समझ में आ गया। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। और केवल ऐसा व्यक्ति ही अटॉर्नी जनरल के पद के लिए चुना जा सकता है जो सेटिस्फाई करता हो उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करना पड़ता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 124 के अंदर। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? क्या था बच्चे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। नहीं, पहली रिक्वायरमेंट गलत बताई। रॉन्ग। यही तो कहते हैं रिवाइज नहीं करते आप लोग। अभी तक एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, सब बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। वेरी बैड। अब कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे नहीं बेटा। ये तो बहुत आसान सवाल है, आप ये जवाब, इसका भी गलत जवाब दोगे तो आप सही नहीं कर रहे हो। देखो, बड़ा सिंपल सा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो काफी बच्चों ने सही भी बताया। सबसे पहला 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। 5 साल का, 7 साल 10 साल क्या लिख रहे हो? दूसरे नंबर पर प्रैक्टिस चाहिए आपको एज एन एडवोकेट 10 साल की किसी भी हाई कोर्ट के सामने। और तीसरा एक क्राइटेरिया होता है कि प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो, अगर उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। और भारतीय नागरिक होना तो खैर इम्प्लाइड है ही। तो अगर कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है तो उसको भी इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब या तो 5 साल वो हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर एडवोकेट रहे हो कम से कम 10 सालों के लिए हाई कोर्ट के सामने, या फिर वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, क्लियर है? ये तो समझ में आ गई बात अपॉइंटमेंट की और क्वालिफिकेशन। अब आते हैं दूसरी बात पे कि ये जो पद है, ये जो व्यक्ति है जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के पद पर चुना जाता है, व्हाट डज ही डू? उसका काम क्या है? दोस्तों, दो मेजर काम होते हैं। पहला काम होता है कि लीगल एडवाइस प्रोवाइड करना, कानूनी सलाह प्रोवाइड करना। किसको? यूनियन को। यूनियन मतलब क्या? केंद्र सरकार को। और दूसरे नंबर पे जिम्मेदारी होती है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन करना। किसका? यूनियन का। तो केंद्र को कानूनी सलाह दी जाती है और केंद्र का कानूनी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है अटॉर्नी जनरल जी के द्वारा हमारे इंडियन कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि केंद्र सरकार के वकील है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। द प्राइमरी ड्यूटी of an advocate general is to provide legal advice and representation to the union। ठीक है, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है किसी भी एडवोकेट जनरल, लिख दिया मैंने अटॉर्नी जनरल,
जो प्राइमरी ड्यूटी होती है किसी भी अटॉर्नी जनरल की, वो प्रोवाइड करने की होती है क्या? लीगल एडवाइस और रिप्रेजेंटेशन। किसको? केंद्र को। ये प्राइमरी ड्यूटी होती है, ये पद से जुड़ी हुई ड्यूटी है, जिम्मेदारी है उसकी। अब इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो और भी जिम्मेदारियां दे सकते हैं, पर भारतीय संविधान के अंदर उसको ये दो मेजर जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति जो अटॉर्नी जनरल का पद संभाल रहा होता है किसी भी वक्त पर, उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, अधिकार होता है जिसको हम बोलते हैं राइट टू ऑडियंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अटॉर्नी जनरल के पास ये हक है कि वो हमारे भारत देश के किसी भी न्यायालय में जा सकता है और यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसका ये हक होगा कि उसको वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन करने दिया जाएगा, उसकी बात को सुना जाएगा। तो इसे बोलते हैं राइट टू ऑडियंस। इसको नोट कर लो। एनी पर्सन holding the position of attorney general have the constitutional right to audience, before all courts in India। हमारे भारत देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, सबके सामने उपस्थित रहने का, रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार होता है किसके पास? अटॉर्नी जनरल जी के पास। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब इसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो सबसे समझने वाला पॉइंट है। हमारे ये जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, ये एक बहुत मतलब इनका जो ऑफिस है, इनका जो पोस्ट है, वो बड़ा ही अनसर्टेन सा है। रीजन बीइंग, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था एक गवर्नर का पोस्ट, याद करो, याद है गवर्नर किसी को? गवर्नर के पद में एक बहुत यूनिक बात है जो प्रेसिडेंट के पद में भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के पद में भी नहीं है। तो क्या यूनिक बात थी? कि गवर्नर का पद एक ऐसा पद है जो पूरी तरीके से निर्भर करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर। मतलब प्रेसिडेंट साहब जब तक चाहेंगे तब तक कोई व्यक्ति गवर्नर के पद पर रहेगा, जब वो नहीं चाहेंगे तो वो नहीं रहेगा, सीधी सी बात यह है। और प्रेसिडेंट का प्लेजर आप सभी लोग समझते ही हो, आर्टिकल 74 की वजह से किसका प्लेजर हो जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का। इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से हमारा भारतीय संविधान कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल का पद है ना, वो भी पूर्णतः प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही निर्भर करता है। प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हो उसको अपॉइंट भी कर सकते हैं इस पद के लिए, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर जो इस पद को संभाल रहा है उसको उस पद से हटा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस अटॉर्नी जनरल को क्या सैलरी मिलेगी, क्या रेमुनरेशन मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके काम के बदले, ये भी पूर्णतः कौन डिसाइड करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ही हाथ में सारा कंट्रोल, सारा पावर है इस पद से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सरकारी पोस्ट है बेटा। सरकारी पोस्ट होने का मतलब कि कोई भी जब सरकार बन के आती है केंद्र में, तो उसका कोई भी जो व्यक्ति, भरोसे का व्यक्ति है, जो इन सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के, वो ऐसे किसी व्यक्ति को ही अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल के तौर पर। और वो व्यक्ति तब तक बना रहता है जब तक उन्हें पसंद आता है, और हो सकता है कि पूरे टर्म के लिए बना रहे जब तक सरकार रहे, और हो सकता है पहले भी हटा दिया जाए। और पूरी तरीके से एक सरकार के कंट्रोल में पद रहता है। आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए सरकार के साथ,
तभी आप अटॉर्नी जनरल बन पाओगे। ठीक है, चलो इसको आखिरी पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है, द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है। द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज entirely dependent on the pleasure of the president, as far as the removal and remuneration का मतलब वही सैलरी वगैरह, रेमुनरेशन एटसेट्रा आर कंसर्न। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का एक ऐसा पद है जो पूर्णतः निर्भर करता है प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, जहां तक उनको रिमूव करने की बात है और जहां तक उनकी सैलरीज वगैरह की बात है। ठीक है, ये दोस्तों बेसिक सी बातें हैं जो आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट आपने लिख लिए होंगे और आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखने होंगे, फिर वो चाहे एमसीक्यू में पूछे जाए चाहे आपका शॉर्ट नोट वगैरह है। अब इसमें एक और छोटी सी बात है, अगर चाहो तो उसको दिमाग में रख लो। अटॉर्नी जनरल के पास ये भी राइट होता है कि वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, उनके पास वोट वगैरह करने का राइट नहीं होता, वो वोट नहीं डाल सकते, वोट तो केवल मेंबर ही डाल सकते हैं जो चुन के आए हैं, बट ये प्रेजेंट रह सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी राय, वो सारी चीजें दे पाएंगे। छोटा सा पॉइंट है, नोट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो फटाफट से सभी लोग कि क्या सभी बच्चों ने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, 1 2 3 चारों पॉइंट्स नोट कर लिए और बात समझ में आ गई है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो अगला पद हम लोगों को आज पढ़ना है वो है एडवोकेट जनरल का। कौन सा है? एडवोकेट जनरल का पद है, बिल्कुल जुड़ा हुआ पद है। आपने अटॉर्नी जनरल समझ लिया तो आपको एडवोकेट जनरल में समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल केंद्र के लेवल पे काम कर रहा है और एडवोकेट जनरल राज्य के लेवल पे काम कर रहा है, बस इतना सा ही फर्क है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल, ठीक है, देखो एडवोकेट जनरल को जब भी पढ़ो या जब भी याद करना हो तो अटॉर्नी जनरल में जो बातें पढ़ी वो बातें सेम टू सेम है, बस आपको क्या करना है, जहां जहां पे प्रेसिडेंट पढ़ा था वहां वहां पे गवर्नर कर देना है, जहां जहां पे यूनियन लिखा हुआ था वहां वहां पे स्टेट कर देना है, और जहां जहां पे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था वहां वहां पे हाई कोर्ट कर देना है। बाकी जो कहानी है एज इट इज सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के पास ये पावर होती है किसी भी राज्य के कि वो उस राज्य के लिए किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं इस एडवोकेट जनरल के पद के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो एडवोकेट जनरल के पद पर बैठना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हो, किसका? एक हाई कोर्ट के जज होने का, एक हाई कोर्ट के जज होने का। तो अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा क्राइटेरिया था बेटा? सुप्रीम कोर्ट के जज होने का, और यहां पे कौन सा है? हाई कोर्ट के जज होने का। तो नोट कर लो फटाफट से, द गवर्नर appoints a person satisfying the qualification criteria of being a high court judge, to the post of
एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि जो गवर्नर साहब है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी व्यक्ति को जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है हाई कोर्ट के जज होने का, एडवोकेट जनरल के पद पर। ठीक है, और क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, याद करो, व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ जज? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या था क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बेटा? अब यहां पे गलती मत करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ ही बच्चों ने गलत दिया है, अभी तक मेरे को एक बच्चा दिखा है जिसने गलत दिया है, अब दूसरा बच्चा दिख गया जिसने गलत दिया है, तीसरा बच्चा दिख गया जिसने गलत दिया है। चलो अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चे सही दे रहे हैं, अब जो गलत दे रहे हैं भैया भगवान जाने क्या ही पढ़ रहे हैं वो लोग। देखो हाई कोर्ट के जज होने का क्वालिफिकेशन क्या था, सिंपल सा क्वालिफिकेशन था, ये याद नहीं हो रहा आप लोगों से, क्या ही करोगे। 10 साल का आपको प्रैक्टिस चाहिए, 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो। ठीक है, कोई भी ट्राइब्यूनल के जज रहे हो, कोई भी लोअर कोर्ट के जज रहे हो, कम से कम 10 साल के, या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए हाई कोर्ट जज। ठीक है, और भारतीय नागरिक तो आप होने ही चाहिए। तो ये होता है क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज बनने का। तो कोई भी व्यक्ति इस क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करता है बच्चों, उसको जो गवर्नर साहब है वो अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एडवोकेट जनरल, एज एन एडवोकेट जनरल। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर पे वही वाली बात कि एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है कि ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको? राज्य सरकार को। नोट कर लो, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द, मैं एजी लिख रहा हूं बच्चे, शॉर्ट में समझ जाना, एडवोकेट जनरल है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट जनरल is to provide legal advice and representation to the state। ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी ये होती है। इसके अलावा अगर और कोई जिम्मेदारी देना चाहें गवर्नर साहब उस व्यक्ति को तो दे सकते हैं, बट भारतीय संविधान के अनुसार दिस इज द प्राइमरी ड्यूटी कि लीगल एडवाइस दोगे और आप लीगल रिप्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है, वही सेम टू सेम बात रिपीट हो रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी वही है कि जो ये एडवोकेट जनरल साहब हैं वो अपना पद होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और इनको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, मतलब इनकी जो सैलरी वगैरह होगी, वो भी कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नर साहब। तो क्या द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द pleasure of the governor and the remuneration etc are also determined by the governor। रेमुनरेशन वगैरह भी कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर साहब करते हैं। ठीक है, सिंपल से पॉइंट है, हो गया क्लियर। अब आखिरी बात नोट कर लो, अटॉर्नी जनरल को हम बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नोट कर लो, किताब में लिख लो, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और एडवोकेट जनरल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों?
हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया दोस्तों आपका एडवोकेट जनरल। क्लियर है यहां तक? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे। इजी है, काफी इजी है, बस याद रखने वाली चीज है बच्चे, रिवाइज जरूर करो। मुझे लग रहा है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप पढ़ते तो जा रहे हो साथ के साथ, पर पुराना उठा के देख नहीं रहे हो दोबारा। दैट इज द रीजन कि वो आपके टिप्स पे नहीं हो पाई हैं चीजें जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो उनको रिवाइज भी करो, पुराना जो है उसको रिवाइज भी कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा रोज 1 घंटा रिवीजन को ही दो, फिर तभी तो मजा आएगा, वरना क्या नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे। हाँ, चलो अब जो अगला जो हमको पॉइंट पढ़ना है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा डिस्कशन, लगभग ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ध्यान से सुनना, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे बार बार? CAG, CAG। और इसका जो डिस्कशन होता है वो आर्टिकल 148 से शुरू होता है, केवल 148 तक सीमित नहीं है, वहां से शुरू होता है। अब देखिए बारी बारी से बताऊंगा, पहले एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं जिससे आपको भी मजा आए सीखने में। दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक तरीके से सीए होता है। सीए का मतलब समझते हो? चार्टेड अकाउंटेंट समझते हो? आपके पापा अगर बिजनेस करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो उनका कोई सीए होगा जो उनके रिटर्न्स वगैरह फाइल करता होगा टैक्स के बारे में। तो इसी तरीके से सरकार का लिए जो काम करता है, इसी काम को मतलब अकाउंट वगैरह को ऑडिट करना, देखना कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो सारा काम सरकार के लिए कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हल्का पद मत समझिए, पैसे से जुड़ा हुआ पद है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं इस पद की, तो बारी बारी से समझेंगे कि क्या क्या बातें हमको याद रखनी होगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक पद होगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट साहब। और ऐसे व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, ऐसे व्यक्ति को आप रिमूव कर सकते हो, मतलब उसके पद से हटा सकते हो। और आपको हटाने के लिए जो प्रक्रिया फॉलो करनी होगी दोस्तों, वो वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान से सुनना बहुत, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए फॉलो करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सीएजी साहब का, प्रेसिडेंट। रिमूवल भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। पर प्रोसीजर क्या चाहिए? वही प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए चाहिए होता है। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था इम्पीचमेंट का प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के बारे में। वेरी गुड, आर्टिकल 124 का जो सब आर्टिकल 4 है, क्लॉज 4 है, वहां पे हमने उस प्रक्रिया को पढ़ा था। तो वही सेम प्रक्रिया आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो नोट कर लो पहले, CAG is appointed by the president and he can only be removed, only be removed by the same process, by the same process which is followed, which is
followed for the impeachment of the Supreme Court judge। तो सीएजी साहब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं और उनको रिमूव करने के लिए, उस पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो वही रहेगी जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या पॉइंटर्स हमको याद रखने होते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। कुछ बच्चे तो पहले से भी बता रहे हैं, वेरी गुड। तो ग्राउंड्स क्या होते हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड होते हैं। प्रोसीजर क्या है? क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है पार्लियामेंट के अंदर? हमको रेजोल्यूशन पास करना होता है दोनों सदनों से। कौन सी मेजोरिटी चाहिए हम लोगों को दोनों सदनों से पारित करने के लिए? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हमको चाहिए, तभी कोई भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पद से आप हटा पाओगे। बिल्कुल, वेरी गुड, ये आप सभी लोगों को याद है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जहां पे तारीफ बनती है बिल्कुल बनती है। किसी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो वही सेम टू सेम फॉलो होगा जब हमें किसी सीएजी को रिमूव करना हो। ठीक है, चलो अब आओ दूसरे पॉइंट पे। ओथ कौन दिलवाता है सीएजी साहब को? प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो छोटा सा पॉइंट है। ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट administers oath to CAG। अब अच्छा, एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दो। ओथ कहां पे लिखी होती है बच्चे हमारे भारतीय संविधान के अंदर? कौन सा भाग है वो जहां पे हमको ये ओथ वगैरह देखने को मिलती है सारे पदों से संबंधित? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3rd शेड्यूल के अंदर। बिल्कुल सीख रहे हो आप लोग। अब देखो एक अगली बात सुनो। अभी जो सीएजी साहब हैं, कोई भी व्यक्ति जो सीएजी के पद पर चुन के आएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूं, जैसा हम लोग अटॉर्नी जनरल या वहां पे पढ़ रहे थे ना कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा था सैलरी वगैरह, नहीं। सीएजी के संबंध में रेमुनरेशन, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। और कैसे डिसाइड करता है? कानून बनाकर। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, एक बार अगर कोई भी व्यक्ति सीएजी के पद पे चुन के आ गया है, तो जब तक वो व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है, उस दौरान उसकी सैलरी या कंडीशंस ऑफ सर्विस या कोई भी बात जो उसकी नौकरी से जुड़ी हुई है, वो चेंज नहीं की जा सकती जिससे उसका नुकसान हो। उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता जिससे, मतलब सैलरी कम नहीं की जा सकती, अलाउंस कम नहीं की जा सकती, छुट्टियां कम नहीं की जा सकती। मतलब वो वही रहेंगी या बढ़ाई जा सकेंगी सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, पर कम नहीं की जा सकेंगी उस दौरान जब तक कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इस बात को नोट कर लो। दी सैलरी, allowances, etc. of the CAG are determined by the parliament, ठीक है, बाय लॉ, कानून बनाकर, एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस
of the CAG cannot be altered against his interest while he holds such office. ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है किसी भी सीएजी की, वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। ठीक है, वो कौन डिटरमाइन करता है दोस्तों? पार्लियामेंट, कानून बनाकर। ठीक है, और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस वगैरह हैं, सैलरी, अलाउंसेस, लीव्स वगैरह वाली बात है, वो चेंज नहीं की जा सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ उस दौरान जब तक वो उस पद पर बैठा हुआ है। ठीक है, छोटी सी बात है। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है सीएजी के बारे में जो आपको अब बताने में जा रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार सीएजी के पद को संभाल लेता है, उस सीएजी के पद पर बैठने के बाद आगे चल के दोबारा वो व्यक्ति कभी भी ना ही केंद्रीय सरकार के लिए काम कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर सकता है, और ना ही किसी राज्य सरकार के लिए काम कर सकता है। तो सीएजी का पद संभालने का मतलब ये है कि पोस्ट दैट ऑफिस, उस पद को संभालने के बाद आप कोई दूसरा पद नहीं संभाल पाओगे, ना ही केंद्र सरकार के अंदर, ना ही राज्य सरकार के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जितनी भी बातें बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जो किसी भी सीएजी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती हैं। किसी भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पैसे के लेन देन का अकाउंट रखता है, उसका काम ही ये है। इसलिए ये बड़ा जरूरी है इंश्योर करना कि वो किसी भी प्रकार से दबाव में काम ना करे, ना ही केंद्र सरकार के, ना ही किसी राज्य सरकार के। एंड दैट इज द रीजन कि ऐसी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपने एक बार सीएजी का पद संभाल लिया, फिर आगे आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर लालच बना रहेगा मन में कि कल को मुझे केंद्र के लिए काम करना है, राज्य के लिए काम करना है, तो आप कोई भी सख्त कदम नहीं उठा पाओगे जब तक आप सीएजी के पद पर बैठे होगे। तो ठीक है, क्लियर है? इस बात को नोट कर लो, यही लिख देता हूं। once a person is appointed as CAG, he cannot later work for the union और दी स्टेट्स। ना ही वो केंद्र के लिए काम कर पाएगा आगे चल के कभी भी, ना ही किसी राज्य के लिए काम कर पाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं, एक बार पद पे अपॉइंट हो गए फिर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब एक छोटी सी बात और नोट कर लो। देखो, अब सीएजी तो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमको कुछ संस्था चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है दोस्तों इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अभी लिखवा दूंगा, अभी बस सुन लो। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो असिस्ट करता है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को उसका काम सही से करने में, और इसके बारे में जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं उन लोगों की जो इस इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर उनकी क्या पावर्स वगैरह रहेंगी, वो सब के संबंध में जो हमारे सीएजी साहब हैं उनके पास अच्छा कंट्रोल होता है। उनके बारे में रूल्स तो प्रेसिडेंट साहब ही बनाते हैं, पर ऐसे किसी रूल्स को बनाने से पहले वो सीएजी साहब को पहले कंसल्ट करते हैं।
तो क्या याद रखना है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। देयर विल बी एन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट to assist the CAG को असिस्ट करने के लिए, फुल स्टॉप, the conditions of services of employees working in this department are regulated by the rules made by president after consultation with CAG। ठीक है, CAG। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट होगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो CAG की सहायता करेगा उसको अपना काम करने के लिए। और इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे उनकी क्या कंडीशंस और सर्विस वगैरह होंगी, वो रूल्स के माध्यम से निर्धारित की जाएंगी। जिन रूल्स को बनाएंगे तो प्रेसिडेंट साहब, पर उनको बनाने से पहले किसको कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, हमारे CAG साहब को, क्योंकि वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं की असिस्टेंस के लिए बनाई गई संस्था है। ठीक है, और आखिरी में छोटी सी बात है कि जो भी खर्चा होता है CAG के पद से जुड़ा हुआ या फिर ये डिपार्टमेंट के पद से जुड़ा हुआ, जो भी सारा खर्चा होगा ये किस पे चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप सभी को मैंने बताया था कि दो फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड में वो एक नॉर्मल पॉकेट है आपके वॉलेट की, जिसमें जो भी पैसा है वो आमतौर पर आता है, आमतौर पर जाता है। वही कंसोलिडेटेड फंड से ही निकल के आती है हमारे CAG की सैलरी, अलाउंसेस वगैरह। ठीक है, क्लियर है? तो all the expenses related to the post of CAG are charged on consolidated fund of India, consolidated fund of India। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, ये तो हो गई छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें जो आर्टिकल 148 के अंदर हमने लिखी देखी। अब इसके बाद जो दोस्तों अगला आर्टिकल है CAG के पद से जुड़ा हुआ, वो है आर्टिकल 149। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर हमको पता चलता है कि ये जो हमारे CAG साहब हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, मतलब क्या क्या ड्यूटीज है, और इनके पास क्या क्या ताकतें होती हैं, मतलब इनके पास क्या क्या मतलब पावर्स हैं, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो CAG साहब हैं वो सारी ड्यूटीज को निभाते हैं, वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। यूनियन के अकाउंट के संबंध में ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, यूनियन के अकाउंट के संबंध में, राज्यों के अकाउंट के संबंध में, और इसके अलावा अगर कोई अन्य अथॉरिटी है उसके भी अकाउंट के संबंध में जो भी उसे दिए जाएं या बताए जाएं किसी भी कानून के अंदर जो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट बनाएगी कानून, और उस कानून के अंदर बताएगी कि कोई भी व्यक्ति जो CAG के पद को संभालेगा
उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या क्या उसके पास ताकतें होंगी, वो क्या क्या चीजें कर सकेगा हमारे यूनियन के ऑडिट के संबंध में, अकाउंट के संबंध में, क्या क्या वो चीजें कर सकेगा राज्य के अकाउंट्स के ऑडिट के संबंध में, और इतना ही नहीं, अगर कोई अन्य अथॉरिटी है उसके भी अकाउंट्स के संबंध में। तो यहां पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने को मिल रही है दोस्तों। सीएजी एक ऐसा पद नहीं है जिसकी ताकत या जिम्मेदारी केवल केंद्र तक सीमित हो, केवल यूनियन तक सीमित हो, नहीं। सीएजी एक ऐसा पद है, एक ऐसा पोजीशन है जहां पर राज्यों के अकाउंट्स के ऊपर भी पूरा कंट्रोल बना रहता है। अकाउंट्स का मतलब वही पैसा, क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, उसके अकाउंटिंग के संबंध में सारी पावर्स होती हैं सीएजी के पास। और इतना ही नहीं, ये तो चलो सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी है जिसमें किसी भी प्रकार से सरकार का पैसा लगा हुआ है, ऐसी किसी अथॉरिटी के भी अकाउंट को ऑडिट करने की पावर रखते हैं सीएजी साहब। और ये सब उनको कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 149 के अंदर। कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 149 के अंदर। नोट कर लीजिए, अंडर आर्टिकल 149 सीएजी has been empowered with such duties, with such powers and duties as determined as determined by the parliament by law in relation to, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in relation to the accounts of the union and the states and the other authorities, ठीक है, क्लियर है, आ गई बात समझ में? तो अकाउंट को ऑडिट करने के संबंध में पावर है सीएजी के पास, फिर वो चाहे केंद्र के अकाउंट हो, फिर वो चाहे स्टेट के अकाउंट हो, या फिर वो किसी भी अथॉरिटी के या किसी भी बॉडी के। ठीक है, क्लियर है? देखो, केंद्र और राज्य का तो पक्का है, उसके अलावा बाकी सब के बारे में पावर कहां से मिलेगी? पार्लियामेंट से बनेगी, कानून के बारे में कानून बनाया जाएगा, वहां पे उसको एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट आएंगी या नहीं, वो सब पार्लियामेंट के हाथ में होगा। ठीक है, चल अब अगला जो आर्टिकल है उसमें कुछ वैसा खास नहीं है, वो बताता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल के पास एक बहुत बढ़िया पावर है कि वो केंद्र को, यूनियन को और स्टेट्स को बता सकता है कि उनको जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो किस फॉर्मेट में करने हैं, मतलब किस प्रकार से उन्हें अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा, किस प्रकार उसका ध्यान रखना होगा, वो सारी जिम्मेदारी हमारे सीएजी साहब की है, वो इस बारे में डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ये छोटी सी बात लिखी हुई है आर्टिकल 150 में, नोट कर लो फिर भी, चलो कोई बात नहीं है। आर्टिकल 150 empowers Article 150 empowers the CAG to provide for the formats etc in which the union and states must
maintain their accounts, must maintain their accounts. ठीक है, तो आर्टिकल 150 एम्पावर करता है हमारे सीएजी साहब को कि वो फॉर्मेट्स वगैरह बता सकते हैं कि क्या फॉर्मेट रहेगा, कहां पे कौन सी बात लिखनी होगी जब आप अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। और ये पावर केंद्र के संबंध में भी है और राज्यों के संबंध में भी है। ठीक है, अब यहां पे जो मेन जो डायरेक्शन जाती है वो जाती तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ही है, पर प्रैक्टिकली क्योंकि एक्सपर्टीज हमारे सीएजी साहब का है तो वही उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब केवल एक मीडिएटर की तरह रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे सीएजी साहब बताते हैं ये फॉर्मेट रहेगा, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अदर अथॉरिटीज बच्चे कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून बनाकर। किसी भी अथॉरिटी के संबंध में ये पावर दे सकेगा वो सीएजी। ठीक है, नहीं वो सेकंड पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उस आर्टिकल 149 का, क्योंकि वो उस समय के लिए जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। आज के समय पे कानून वगैरह सब बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 151 जो बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स की। आखिरी आर्टिकल है, छोटा सा है, मिनिमम सी बात है इसके अंदर, इसको भी देख लेते हैं। देखो, जो भी रिपोर्ट्स होंगी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी रिपोर्ट्स होंगी हमारे सीएजी साहब की यूनियन के अकाउंट के संबंध में, ध्यान से सुनना, यूनियन के अकाउंट के संबंध में उनको वो किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को। और प्रेसिडेंट साहब को जब ये सबमिट हो जाएंगी रिपोर्ट्स, वो क्या करेंगे? उसको पेश करेंगे किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। तो सीएजी साहब यूनियन के अकाउंट्स के संबंध में जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको किसको पेश करेंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट उसको सामने किसके सामने ले जाएंगे? पार्लियामेंट के। इसी तरीके से जहां तक वो रिपोर्ट्स हैं सीएजी साहब की जो किसी राज्य के अकाउंट के बारे में है, तो उस रिपोर्ट को किसको सबमिट करेंगे सीएजी साहब? गवर्नर को। और फिर गवर्नर साहब की क्या जिम्मेदारी होगी कि उनको वो कहां पेश करेंगे? उस स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर, उस स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर। कितनी आसान सी चीज है ना। चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अंडर आर्टिकल 151 the CAG submits the audit reports of the union to the president and of the state to the governor. Who shall further lay it before the parliament और शॉर्ट में लिख दे रहा हूं SL, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर्स रेस्पेक्टिवली। ज्यादा कठिन तो नहीं होगी अंग्रेजी, सिंपल सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 151 के अंदर जो सीएजी हैं वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को, जहां तक यूनियन की बात है, सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और जहां तक राज्यों की बात है किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को। जो आगे चल के उसको पेश करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जहां तक बात प्रेसिडेंट की है, और स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जहां तक बात गवर्नर की। ठीक है, एसएल मतलब बेटा स्टेट लेजिस्लेचर, इतना तो समझ लो। क्लियर है? यहां तक सब क्लियर, समझ में आ गया क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और क्या पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो और सबने ये लिख लिए हैं पॉइंट्स। ये बच्चे पॉइंट्स बहुत एसेंशियल हैं। कोई भी बच्चा अगर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि मैं तो बस यहाँ ज्ञान सुनने आया हूं, कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया जाके मूवी देख लो। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
अब मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूं फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अब ये फाइनेंस कमीशन को पढ़ते हैं फटाफट से। ये रहा। फाइनेंस कमीशन को समझना बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आर्टिकल 280 इज द रिलेवेंट आर्टिकल इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मतलब ये मान के चलिए कि 10 मिनट का समय लगेगा। तो आप ये बताओ, ब्रेक अभी चाहिए कि फाइनेंस कमीशन करने के बाद ब्रेक लोगे? कोई बात नहीं, अगर नहीं लिख पाए हो तो जब पीपीटी अपलोड हो जाएगी उससे लिख लेना। ब्रेक अभी, बाद में 10 मिनट लगेगा अभी, तो पहले इसको कर ले। चलो ठीक है, तो पहले फाइनेंस कमीशन करेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। आ जाओ, अब हम लोग आ गए अपने चौथे सब टॉपिक पे, विच इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को देखना होगा आर्टिकल 280 को प्राइमरीली, ठीक है। अब ये क्या है, बारी बारी पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखो, जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो फाइनेंस कमीशन को चुनते हैं, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। और ये जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उनकी जिम्मेदारी हर 5 साल पर आती है। मतलब मान लीजिए आज मैं प्रेसिडेंट हूं, आज मैंने फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये 5 साल तक फंक्शन करेगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। वो क्या जिम्मेदारियां हैं अभी आगे पढ़ेंगे। और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर से मैं प्रेसिडेंट होने के नाते एक नई फाइनेंस कमीशन का गठन करूंगा, नई फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो 5 साल का ड्यूरेशन रहता है, तो इसको नोट कर लो। द प्रेसिडेंट at the expiry of every 5 years constitutes a new finance commission, हर 5 साल पर प्रेसिडेंट साहब एक नई फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। दूसरी बात, अब ये जो लोग हैं जो फाइनेंस कमीशन के अंदर बैठेंगे, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा पार्लियामेंट। कौन निर्धारित करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाएगी कानून, और उस कानून में बताएगी कि क्या वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा किसी भी व्यक्ति को फाइनेंस कमीशन में चुने जाने के लिए, ठीक है। द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया and manner of selection of the members of the finance commission shall be determined by who? The parliament, ठीक है, दी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कैसे करेगी? बाय लॉ, ठीक है। तो जहां तक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात है, या फिर कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा,
वो पार्लियामेंट उसके बारे में कानून बनाएगी और उसी कानून के अनुसार पूरी जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये जो फाइनेंस कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका काम क्या है, व्हाट इज द वेरी पर्पस ऑफ इट, तो उसको समझते हैं। तो क्या क्या ड्यूटी होंगी भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी फाइनेंस कमीशन की? ये रिकमेंडेशन देंगे, ये सलाह देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, किसको? प्रेसिडेंट साहब को। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन किसको? प्रेसिडेंट साहब को। और किस बारे में देगा रिकमेंडेशन? ये रिकमेंडेशन देगा टैक्सेस के संबंध में। टैक्सेस के संबंध में जैसे कि कोई भी जो इनकम है जो टैक्सेस के माध्यम से हो रही है, उस इनकम का बंटवारा कैसे किया जाए केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, जरूरी है ना। तो कैसे बांटे जाएं वो फाइनेंशियल पावर्स केंद्र के बीच में, राज्य के बीच में, इसके बारे में जो रिकमेंडेशन जारी करता है वो फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंडेशन जारी करता है ग्रांट्स इन एड के बारे में। किसके बारे में? अभी सब नोट कर लेंगे, बस सुनो अभी। किसके बारे में बच्चों? ग्रांट्स इन एड के बारे में। ग्रांट्स इन एड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ग्रांट्स इन एड का मतलब होता है जब किसी राज्य को जरूरत है पैसे की और वो केंद्र से पैसा मांग रहा है, तो किसी राज्य को पैसा देना है या नहीं देना है, तो कितना देना है, यही कहलाता है ग्रांट्स इन एड। इसके बारे में भी जो रिकमेंडेशन है वो कहां से जाती है? फाइनेंस कमीशन से ही जाती है, प्रेसिडेंट साहब के पास। तीसरे नंबर पर फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड है, हमने पढ़ा था ना कि कंसोलिडेटेड फंड होता है हर एक राज्य के अंदर, तो राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसकी रिसोर्सेस कैसे बढ़े, जिसकी वजह से जो पंचायत का सिस्टम है, हमने जो पढ़ा था पंचायत का सिस्टम, उस पंचायत वाले सिस्टम के पास जरूरी पैसा पहुंच सके। ठीक है, क्लियर है। तो जो मेजर्स हैं नीडेड हैं ऑगमेंट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना केंद्र के लेवल पे, ऐसे ही राज्य के लेवल पे भी एक फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमको पंचायत सिस्टम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हमको रिसोर्सेज का बंटवारा सही से करना पड़ेगा। अभी स्थिति क्या है कि वो पूरी तरीके से राज्य पे निर्भर करते हैं। तो वो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि वो तरीके निकाले कि कैसे हम लोग ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालें कि जो कंसोलिडेटेड फंड है राज्य का वो और स्ट्रांग हो पाए, उसमें और पैसा आ पाए, जिससे राज्य भी मजबूत हो और राज्य के अंदर जो पंचायती सिस्टम चल रहा है वो भी मजबूत हो। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो फाइनेंस कमीशन है वो और मेजर्स वगैरह को सजेस्ट करती है कि जो हमारे राज्य का कंसोलिडेटेड फंड है वो कैसे स्ट्रांग हो, जिससे कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, वही वाली बात रिपीट कर दो, पंचायत वाली बात को रिपीट कर दो म्युनिसिपैलिटीज के साथ, कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उन तक सही पर्याप्त पैसा पहुंच सके और वो जो काम है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर और भी कोई मैटर है जिसके बारे में प्रेसिडेंट साहब सलाह चाहते हैं उस फाइनेंस कमीशन से, तो फाइनेंस कमीशन उस सलाह को देगा। हाँ, बस शर्त है कि प्रेसिडेंट साहब कुछ भी ना पूछ लें, प्रेसिडेंट साहब ऐसे ही मुद्दे पर रिकमेंडेशन मांगेंगे फाइनेंस कमीशन का जिसका फाइनेंस से लेना कुछ लेना देना होगा, जैसे पैसे से कुछ लेना देना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मोटे तौर पर अगर समझने की बात करें तो किसी भी फाइनेंस कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन जारी करती है और उसकी ये कोशिश होती है कि पहले नंबर पे तो वो ध्यान रखे कि जो टैक्सेस है या टैक्सेस से आने वाला जो रेवेन्यू है उसको कैसे प्रोपोर्शनेटली बांटा जाए राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये देखती है कि किस तरीके से ध्यान रखा जाए कि सही जो ग्रांट्स इन एड हैं वो राज्यों तक पहुंचे, अगर उन्हें सही में पैसे की जरूरत है तो वो वहां तक पहुंच पाए। उसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो ये ऐसे तिकड़म निकाले कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है वो स्ट्रांग हो सके
और जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू है वो पंचायत तक भी पहुंचे और म्युनिसिपैलिटीज तक भी पहुंचे। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट साहब को कोई रिकमेंडेशन चाहिए किसी भी फाइनेंशियल मैटर के बारे में तो वो उस रिकमेंडेशन को मांग सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक है, सीएजी और फाइनेंस कमीशन ने बेटा खिचड़ी बनाने की मत कोशिश करो। अभी फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं, सीएजी खत्म हो गया। सीएजी का काम था केवल ऑडिट करना अकाउंट को। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे रहा है बेटा, सलाह दे रहा है फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल मुद्दों के बारे में। खिचड़ी मत कर लेना बेटा, बिल्कुल नहीं, अलग टॉपिक है। ठीक है, तो चलो नोट करो फटाफट से। द प्राइमरी ड्यूटी, the primary duty of the finance commission is to provide recommendations to the president on matters relating to distribution of taxes among the union and states, grants in aid, ठीक है, supplementing consolidated fund of the state, for the betterment of panchayats and municipalities, ठीक है। other than these the president can seek recommendation on any other financial matter। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा लिख गया। ठीक है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन की प्राइमरी ड्यूटी क्या है कि वो रिकमेंडेशन जारी करता है प्रेसिडेंट्स को, किस मुद्दों के बारे में? टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ग्रांट्स इन एड के बारे में, हम राज्य के फंड को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बेटर करने के लिए पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को। और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशन चाहिए किसी और मुद्दे के बारे में तो वो उस मुद्दे के बारे में भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर? नोट कर लिया? ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी बात है। ठीक है, एक छोटी सी बात है, फाइनेंस कमीशन के पास क्या पावर्स होंगी और क्या वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे? व्हाट वुड बी द प्रोसीजर दैट दे वुड फॉलो?
ये भी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है, कानून बना के। पार्लियामेंट बनाएगा कानून और उस कानून के अंदर बताएगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा फाइनेंस कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते वक्त, मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा और क्या क्या पावर्स रहेंगी फाइनेंस कमीशन के पास जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही से पूरा कर सके। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग होती है और मैंने आपको बताया ना सिंपल सी ट्रिक कि जब भी हम स्टेट के लेवल पे देखेंगे तो जहां जहां पे प्रेसिडेंट होता है वहां वहां पे गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, सारी जिम्मेदारियां सब कुछ सेम टू सेम रहता है। क्लियर है? चलो अब इस पॉइंट को नोट कर लो, ये हो गया बेटा, दिस इज ऑल क्लियर। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। चलो अब इस पॉइंट को भी लिख लो, द पार्लियामेंट बाय लॉ, द पार्लियामेंट बाय लॉ determines the powers and procedure to be followed, powers and procedure to be followed, powers and procedure to be followed by the finance commission। ठीक है, पार्लियामेंट जो है कानून बना के निर्धारित करता है कि फाइनेंस कमीशन के पास क्या पावर्स होंगी और वो क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ बेटा, पैसे से कोई भी पैसे का लेन देन होगा केंद्र के बीच में राज्य के बीच में, उन सब के बारे में रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ही देगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो आर्टिकल है, जो आखिरी पॉइंट हम लोगों को याद रखना है फाइनेंस कमीशन के बारे में, वो है आर्टिकल 281 से निकल के आता है और उसमें बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो किसके सामने पेश की जाएंगी? आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट के सामने, क्योंकि प्रेसिडेंट को ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि उन्हीं सारे रिकमेंडेशंस को एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ वो पेश करेंगे, कहां पर? लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। किसके साथ? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ। तो जो भी रिकमेंडेशन आई फाइनेंस कमीशन की, उनको एक रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार किया जाएगा। हर एक रिकमेंडेशन के साथ एक एक्सप्लेनेशन लगाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन मतलब कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस बारे में सलाह है, क्यों सलाह दी गई, क्यों मांगी गई, वो सारा एक कॉन्टेक्स्ट होगा। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, मतलब इसमें डिटेल्स लिखी होंगी। और ये जो रिपोर्ट है ये जाएगी कहां पर? पार्लियामेंट के सामने, मतलब लोकसभा के भी सामने और राज्यसभा के भी सामने। ठीक है, लिख लो, एज पर आर्टिकल 281 the president is required to lay before each house of the parliament the recommendations of the शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, FC of the finance commission along with a explanatory memorandum। ठीक है,
क्लियर है? तो आर्टिकल 281 के अनुसार प्रेसिडेंट साहब की जिम्मेदारी है कि जो भी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन से प्राप्त हुई हैं वो उनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने रखेंगे एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों आपका फाइनेंस कमीशन। अब फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दो, आर वी ऑल क्लियर सो फार? यहां तक कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा? समझ में आ गया? अब चाहिए ब्रेक? चलो अब एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को समझने की कोशिश करेंगे, जितना हो जाएगा ठीक है, कोई बात नहीं है, बाकी का जो डिस्कशन होगा हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक है। अभी मेरे फोन में बच्चे 5:16 हो रहा है, जैसे ही 5:21 होगा आई विल रिज्यूम द क्लास। ठीक है, तो फटाफट से पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, जाओ फटाफट से आ जाओ, 5:21 पे विल रेज्यूम। जो बच्चा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, बेटा हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप पुराने लेक्चर्स में जाके देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा।
चलो दोस्तों, टाइम समाप्ति की घोषणा, शुरू करें सेशन को दोबारा। चलो आ जाओ फटाफट से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हैं ध्यान रखने वाली, वो हमें समझनी है। पॉइंट बाय पॉइंट हमेशा की तरह जैसे है समझते चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। ये थोड़ा सा डिस्कशन लंबा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन पे, ये मान के चलिए लगभग आधे घंटे का डिस्कशन है। तो कोशिश करूंगा कि आज जितना हो जाए उतना हो जाए, वरना हमारा जो कल का सेशन होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ। अब देखो, पहले तो हल्का सा कॉन्टेक्स्ट ले लो, पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब क्या। देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था जिसका काम होता है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, केंद्र की सर्विस हो गई या राज्य की सर्विस हो गई, उन सर्विसेज के संबंध में एग्जाम कंडक्ट कराना, या उस प्रोसीजर को बताना कि कैसे हम लोगों को चुनेंगे किसी भी पर्टिकुलर नौकरी के लिए, उसके बारे में पॉलिसी बनाना, उसके बारे में रिकमेंडेशन देना सरकारों को। ये सारी जिम्मेदारी होती है दोस्तों पब्लिक सर्विस कमीशन की। जैसे एक पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम आपने बहुत सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं यूपीएससी इन शॉर्ट, और फुल फॉर्म जिसकी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसी के साथ आपने सुना होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम। हर स्टेट की अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन है जो उस राज्य के लेवल पे जो नौकरियां हैं उनके संबंधित एग्जाम कराती है। जैसे आपका जो लोअर जुडिशरी का एग्जाम होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। ठीक है, तो ये जो कमीशन हैं इनके एग्जाम से जुड़ी हुई या इन ऐसी नौकरियों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और ये जो हमारा सारा डिस्कशन होने वाला है, जिसकी शुरुआत होगी आर्टिकल 315 ऑनवर्ड्स, उसके अंदर हम इन्हीं पब्लिक सर्विस कमीशन को ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? अटॉर्नी जनरल पढ़ा है हमने, एडवोकेट जनरल पढ़ा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ा है हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने देखा था फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और अब हम लोग दिखने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। सब टॉपिक नंबर 5 होने वाला है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, और देखिए सब कुछ समझना है, सारा खेल ही समझने वाला है। ठीक है, बारी बारी से एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली बात, हमारा भारतीय संविधान का ये जो आर्टिकल है 315 है, ये कहता है कि केंद्र के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी जिसका नाम होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके अलावा हर एक राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी जिसका नाम होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन for the union and every state will have its own public service commission। कहने का मतलब क्या है? केंद्र के लेवल पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी और हर एक राज्य के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगी। ठीक है, तो क्या क्या सीख लिया? एक होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्यों के अंदर होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, दो समझ गए। अब सुनिए अगला पॉइंट। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा राज्य अगर वो चाहें तो ऐसा प्रपोजल लेके आ सकते हैं जहां पर ये बोलें
कि वो अपने लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं। इस ऐसा अगर वो लाएंगे कोई भी प्रपोजल, तो उन्हें एक रेजोल्यूशन पास करना होगा अपने सदनों के अंदर, मतलब अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर। ठीक है, अगर केवल असेंबली है तो केवल असेंबली में करना पड़ेगा, और अगर असेंबली और काउंसिल दोनों है तो दोनों के अंदर करना होगा। ठीक है, अगर ऐसा रेजोल्यूशन पारित कर लेते हैं दो या दो से ज्यादा राज्य कि उनको कॉमन पब्लिक कमीशन चाहिए, तो फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो कानून बनाकर एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोलेंगे? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उन राज्यों का कारभार संभालेगी। तो कहने का मतलब है, नॉर्मली तो हमको यही देखने को मिलेगा कि केंद्र में एक पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रही है, यूपीएससी, और हर एक राज्य में अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रही है, जो भी उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन। पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी व्यवस्था है हमारे आर्टिकल 315 के अंदर, कि अगर दो या दो से ज्यादा राज्य चाहें कि वो हम लोगों को अपनी अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बनानी है, हम एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं, तो उनको अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इस बारे में रेजोल्यूशन पारित करना होगा। और एक बार जब वो सारे राज्य ऐसा रेजोल्यूशन पारित कर लेंगे दोस्तों, फिर पार्लियामेंट, ध्यान से सुनिएगा, फिर पार्लियामेंट उनके संबंध में कानून बनाएगा और स्थापित करेगा क्या? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या जॉइंट? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। इफ टू और मोर स्टेट्स passes a resolution in their respective state legislatures, the parliament may by law establish for them a joint public service commission, a joint public service commission। ठीक है, क्लियर है? तो अगर दो या दो से ज्यादा राज्य अपने स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर रेजोल्यूशन पारित कर लें, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को स्थापित कर सकती है। तो ओवरऑल हमारे भारतीय संविधान के अंदर तीन प्रकार की कमीशंस की व्यवस्था की गई है, तीन प्रकार की पब्लिक सर्विस कमीशंस की व्यवस्था की गई है। एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केंद्र का काम करती है। एक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हर एक राज्य में होगी। और तीसरी है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। पर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हमको तभी देखने को मिलेगी जब दो या दो से ज्यादा राज्यों ने रेजोल्यूशन पारित किया होगा कि वो चाहते हैं कि उनके संबंध में एक कॉमन कमीशन बने, और पार्लियामेंट ने उनके लिए अगर कानून बना दिया है और ऐसी कोई जॉइंट कमीशन को स्थापित कर दिया है तो। ठीक है, क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल के लिए तो आपको गूगल करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो तीन तरीके की कमीशंस हैं। ठीक है, यूनियन, स्टेट और जॉइंट। इसके अलावा एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक और पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए कोई भी राज्य है, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी राज्य है
और उस राज्य का गवर्नर किसी भी कारणवश रिक्वेस्ट करता है, किसको? यूपीएससी को, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि उस राज्य की जो जरूरतें हैं उनको वो यूपीएससी पूरा करे, तो वहां पर अगर इस बारे में प्रेसिडेंट साहब का अप्रूवल मिल जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसी राज्य की जरूरतों को पूरा करे, किसी भी एग्जाम वगैरह से संबंधित। वैसे तो नियम क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किसका काम करती है? यूनियन का, यूनियन से जुड़ी हुई नौकरियों का, ठीक है। पर कभी अगर किसी भी राज्य का गवर्नर ऐसी रिक्वेस्ट कर दे यूपीएससी को और प्रेसिडेंट साहब भी इस बारे में परमिशन दे दें, तो ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी जो है वो सहायता करे और किसी भी राज्य के संबंध में उन जिम्मेदारियों को निभाए जो वहां की पब्लिक सर्विस कमीशन को निभानी चाहिए। तो दो लोगों का रोल है, एक तो गवर्नर साहब का जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक प्रेसिडेंट साहब का जो उसको अप्रूव कर रहे हैं, ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? इस बात को नोट कर लो। इफ द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, if the governor of any state requests the UPSC with the approval of the president, it will be possible for the UPSC to cater to the needs of that state। ठीक है, तो अगर किसी भी राज्य के गवर्नर साहब रिक्वेस्ट करें यूपीएससी से कि आइए हमारी सहायता करिए, तो अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट साहब के ऐसा करना पॉसिबल होगा यूपीएससी के लिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? चल, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर और टर्म ऑफ ऑफिस के ऊपर, मतलब आर्टिकल 316 के ऊपर। देखिए क्या क्या बातें हैं जो याद रखनी है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक तो चेयरमैन साहब होंगे, ठीक है, एक तो चेयरमैन साहब होंगे। बेटा पहले अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं कनिष्का, बेटा पहले फंडामेंटल्स तो आप समझ लो, फंडामेंटल्स को तो स्ट्रॉन्ग कर लो। आप इफ एंड व्हाट वाले क्वेश्चन तब पूछना जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या व्यवस्था है, और आप सवाल पूछ रहे हो कि अगर एग्री नहीं करेंगे रिकमेंडेशन से तो क्या होगा। पहले एक बार टॉपिक आ जाएगा ना हमको समझ में, हमको बेटा टॉपिक समझना है ना, हम लोग यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने तो बैठे नहीं है, हम टॉपिक समझ। फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये सारे आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, इन्हीं प्रावधानों के अंदर मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी तसल्ली रखो और कोशिश करो कि जो बात बताई जा रही है उस पर 100% ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझो कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन होगी बेटा, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो जॉइंट हो, सब में एक तो व्यक्ति होगा, चेयरमैन होगा। एक तो व्यक्ति होगा जिसको हम बोलेंगे चेयरमैन बोलेंगे, जो हेड होगा, जो लीडर होगा, और उसके अलावा जो बाकी के मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में हमें नियम कानून पढ़ने हैं कि इन चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, इस मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, और ये सारी बातें बच्चे हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 316 के अंदर। तो पहले समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। दोस्तों जहां तक बात है चेयरमैन की और बाकी के मेंबर्स की,
अगर हम यूपीएससी की बात करें, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, या फिर जॉइंट कमीशन की बात करें, जेपीएससी बोलते हैं शॉर्ट में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो ऐसे लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है, मतलब चेयरमैन का भी और मेंबर्स का भी, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जहां तक बात चेयरमैन और मेंबर्स की है किसी भी स्टेट कमीशन के, वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। तो देखिए, समझिए, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। आप सभी समझ गए, आसान सी बात है। राज्य के चेयरमैन, राज्य की कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। अब आप सभी लोगों के दिमाग में आएगा, फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होगा? तो याद रखिएगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन को और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं। भले ही वो राज्यों के लिए काम कर रहा है, पर गवर्नर नहीं। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बात को भूलना नहीं, ठीक है? तो नोट कर लो फटाफट। एज पर आर्टिकल 316, as per article 316, the chairman and members, the chairman and members of UPSC and JPSC, JPSC मतलब Joint Public Service Commission, are appointed by the president, ठीक है? the governor appoints the chairman and members of State Public Service Commission, शॉर्ट में SPSC। ठीक है? यूपीएससी और जेपीएससी प्रेसिडेंट, और एसपीएससी कौन बेटा? गवर्नर। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब एक छोटी सी बात, इसी बात से जुड़ी हुई बात है। देखो, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी किसी भी कमीशन की, जितने भी चेयरमैन को मिला के जितने भी मेंबर्स वगैरह होंगे, उनके कम से कम आधे मेंबर्स, ठीक है, कम से कम आधे मेंबर्स हमको चाहिए कि वो ऐसे लोग हों, ध्यान से सुनना बेटा, कि वो ऐसे लोग हों जिन्हें कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो राज्य सरकार के अंदर काम करने का या फिर केंद्र सरकार के अंदर काम करने का। कम से कम आधे लोग हमें ऐसे चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसके कम से कम आधे लोग हमको ऐसे चाहिए जो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार के अंदर काम करने का हो, चाहे फिर वो किसी राज्य सरकार के अंदर काम करने का हो। ये क्यों है? क्योंकि बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो लोग जो केंद्र के साथ या राज्यों के साथ काम कर चुके हैं, उनके पास अपना एक एक्सपीरियंस है, तो उसका इस्तेमाल करके ऑब्वियस सी बात है वो बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे। दैट इज द रीजन कि हमने इस एक्सपीरियंस को क्राइटेरिया बताया है। ठीक है? इट इज एसेंशियल that at least 50% लिख दे रहा हूं, हाफ और 50% बराबर ही है। एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कमीशन have
a minimum experience of have a minimum experience of 10 years of either working for the union or the states। ठीक है, ये जरूरी है कि कम से कम जो 50% मेंबर्स हों उनके पास एक्सपीरियंस हो कम से कम 10 साल का केंद्र के साथ काम करने का या फिर किसी राज्य के साथ काम करने का। अभी टोटल स्ट्रेंथ वगैरह का पॉइंट अभी आगे आएगा, अभी बस रूल्स बता रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि कौन डिसाइड करेगा टोटल स्ट्रेंथ वगैरह। ठीक है, अभी इस बात को समझो कि जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होगी अल्टीमेटली उसके जो 50% लोग होंगे दे विल बी द पीपल जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उन्होंने केंद्र के लिए या फिर राज्य के लिए काम किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अब हमारा समय एकदम समाप्ति पे है, चलो फिर एक काम करते हैं, यहीं पे रोकते हैं हमारे आज के सेशन को। अब मेरे को एक बार आप सभी लोग बता दो कि हम लोगों ने जो भी कुछ आज पढ़ा, ठीक है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल की बात हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल की बात हो, चाहे वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन की ही बात क्यों ना हो, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी डिस्कशन जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, ठीक है, अभी ऑल क्लियर, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, सब समझ में आ गया, सब बढ़िया है। ठीक है, सारे पॉइंट जो बताए थे वो लिख लिए हैं, अगर बाई चांस किसी बच्चे का छूट गया है तो पीपीटी अपलोड हो जाएगी, वहां से कर लेना। नहीं बेटा, अभी आर्टिकल बहुत लंबा बचा है, नहीं हो पाएगा कंप्लीट, हमारा समय समाप्त हो जाएगा पहले ही। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। पर बच्चे, आज मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हो आप उसको रिवाइज जरूर करना। आप ऐसा मत करना कि कल को कोई नया सब्जेक्ट शुरू हो जाए तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल रिवाइज ही ना करो। क्या होगा, नुकसान आपका ही होगा, आप भूल जाओगे चीजों को। जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करते रहो, दिन में एक हिस्सा अपना जो भी है 1 घंटा कम से कम निकालो, जहां पे हल्का हल्का जो भी पढ़ते चल रहे हो उसको रिवाइज करते चलो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, एग्जाम कर लो, कॉलेज का एग्जाम फिनिश कर लो, फिर कर लेना, पर कर लेना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ऐसे छोड़ मत देना कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया। ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो कल जो है हमारा डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग, आर्टिकल 316 के ऑनवर्ड्स जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर मूव ऑन करेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चल अब आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। नहीं बेटा, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जो क्लास में नोट्स बनाए हैं उसी से रिवाइज करना है। ठीक है, क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।